गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड की। और आज हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी एएमसी एसबीआई म्यूचुअल फंड ने किन किन शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है और किन किन शेयरों को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया है। इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे जुलाई में अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की किस तरीके का प्रदर्शन रहा है। और फाइनली हम एक केस स्टडी को स्टडी करना चाहेंगे जिसमें हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बिगिनर अपना म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकता है और पैसा लगाते वक्त उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, जुलाई मंथ में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 1,80,00,000 शेयर एनएचपीसी के अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। वहीं लगभग 1 करोड़ शेयर इन्होंने सिटी यूनियन बैंक के भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। वहीं इस लार्जेस्ट एएमसी की अगर हम अदर क्वांटिटी जो इन्होंने बोर्ड की है उसमें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के इन्होंने 86 लाख के लगभग शेयर, एस सन फार्मा के लगभग 65 लाख के लगभग शेयर एंड जीईटीएनडी इंडिया के भी 65 लाख शेयर इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। वहीं अगर हम ये देखते हैं कि किन किन शेयरों को इन्होंने सोल्ड किया है, बेचा है अपने पोर्टफोलियो से, तो लगभग 2,90,00,000 शेयर इन्होंने वेदांता के यहाँ पर बेचे, क्योंकि रिसेंटली मूडी ने B3 रेटिंग दी है नेगेटिव आउटलुक के साथ वेदांता की, और ये ट्यूसडे को ये नोट इनका आया था। इसके अलावा 1,31,00,000 शेयर इन्होंने इमामी के, एसबीआई के लगभग 91 लाख शेयर, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के भी लगभग 84 लाख शेयर और एक्सिस बैंक के 66 लाख शेयर इन्होंने यहाँ पर बेचे हैं। शॉर्ट, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने जो टॉप 5 बाइंग करी है इस जुलाई मंथ में, उनमें से एनएचपीसी, सिटी यूनियन बैंक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, सन फार्मा, जीईटीएनडी इंडिया को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। वहीं पर वेदांता, इमामी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, एक्सिस बैंक को इन्होंने अपने पोर्टफोलियो से यहाँ पर बाहर कर दिया है या फिर कुछ पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया है। हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की डिफरेंट कैटेगरीज की और किस तरीके का नेट इनफ्लो और आउटफ्लो रहा है जुलाई मंथ में इन कैटेगरीज का, और फाइनली क्या इनका एयूएम रहा है 31 जुलाई तक। तो अगर हम पॉजिटिव इनफ्लो की बात करते हैं तो फोकस फंड और ईएलएस फंड में यहाँ पर पॉजिटिव इनफ्लो रहा है और फोकस फंड में लगभग 534.67 करोड़ का पॉजिटिव इनफ्लो हुआ है। वहीं पर ईएलएस स्कीम में लगभग 279.10 करोड़ का पॉजिटिव इनफ्लो रहा है। बाकी सभी कैटेगरी में यहाँ पर नेगेटिव इनफ्लो रहा है। अगर हम मल्टी कैप कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग -1033.17 करोड़ का नेगेटिव इनफ्लो रहा है। लार्ज कैप कैटेगरी में भी लगभग 364.95 करोड़ का नेगेटिव इनफ्लो रहा है। वहीं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में भी लगभग 466.75 करोड़ का नेगेटिव इनफ्लो रहा है। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी नेगेटिव इनफ्लो रहा है, जो कि मिड कैप कैटेगरी में 579.10 करोड़ का नेगेटिव इनफ्लो रहा है। वहीं स्मॉल कैप कैटेगरी में लगभग -90.83 करोड़ का इनफ्लो रहा है। डिविडेंड बेस्ड ये इनकम, क्योंकि डिविडेंड यील्ड फंड भी आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि बहुत हाई डिविडेंड बहुत सारी कंपनियों ने प्रोड्यूस किए थे पिछले कुछ क्वार्टर्स में। तो डिविडेंड यील्ड फंड में भी -33.41 करोड़ का नेगेटिव इनफ्लो रहा है। और वैल्यू फंड, जिनको हम कॉन्ट्रा फंड के नाम से भी जानते हैं, उनमें भी -548.86 करोड़ का नेगेटिव इनफ्लो रहा है। और सेक्टोरियल और थेमेटिक फंड, सेक्टोरियल और थेमेटिक फंड में फार्मा फंड ने बहुत अच्छा किया है। बाकी अगर हम फार्मा, एफएमसीजी दोनों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगर हम अदर थेमेटिक फंड की बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। और थेमेटिक फंड में भी -177.06 करोड़ का नेगेटिव इनफ्लो हुआ है। अगर टोटल हम इनफ्लो की बात करते हैं तो सभी कैटेगरी को मिलाकर लगभग -2480.35 करोड़ का नेगेटिव इनफ्लो रहा है जुलाई मंथ में। और अगर हम टोटल एयूएम की बात करते हैं 31 जुलाई तक, तो लगभग 7,37,608.12 करोड़ का यहाँ पर टोटल एयूएम रहा है सभी कैटेगरीज का मिलाकर। तो लेकिन अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं मार्च और अप्रैल से, तो मार्च और अप्रैल 2020 से यहाँ पर इनफ्लो बढ़ा है और कुछ अच्छी कंडीशन में आने लगा है। मीन्स एयूएम अब धीरे धीरे नेगेटिव से थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव आने लगा है मार्च अप्रैल के मंथ से कंपेयर करने पर। फाइनली हम द इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल
विच आर द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर अ न्यू इन्वेस्टर को डिस्कस करना चाहेंगे। और ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है अगस्त 13 2020 को 3:24 पर। दोस्तों यहाँ पर एक 19 साल के कॉलेज स्टूडेंट है जो एक फ्रीलांस राइटर है और वो स्मॉल अमाउंट में अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। और उसके लिए उन्होंने कुछ फंड्स को देखा है, परखा है और उनके लिए सजेशंस भी मंगाए है, जिसमें ICICI प्रू US ब्लू चिप फंड, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एंड फ्रैंकलिन फीडर US फंड, इनको उन्होंने चूज़ किया है और उन पर एडवाइस यहाँ पर मांगी है कि किस तरह के ये फंड है और क्या फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा पोर्टफोलियो इस फंड्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इनका ये प्लान है 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने का। इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि इनको अगर अर्जेंट मनी की रिक्वायरमेंट नहीं रही तो ये इन्वेस्ट करते रहेंगे अपनी रिटायरमेंट की एज तक। और अभी ये 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी एक स्टेबल जॉब लगती है तो ये अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी यहाँ तक बढ़ा देंगे। अपनी बात को खत्म करते हुए यह भी बोला है कि वो अभी फाइनेंशियल एडवाइज़र को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें इकोनॉमिक टाइम्स के थ्रू एक एक्सपर्ट एडवाइस की रिक्वायरमेंट है जो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स ने जिस तरीके का उनको रिप्लाई किया ये सभी न्यू इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी न्यू इन्वेस्टर को यहाँ पर इसको फॉलो भी करना चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स यहाँ पर अपने आर्टिकल में ये बताते हैं कि न्यू इन्वेस्टर को कभी भी खुद ही के बेसिस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत साउंड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है और आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स भी यहाँ पर समझने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको खुद को अपने बेसिस पर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से यहाँ पर मदद लेनी चाहिए। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मदद लें, फंड एडवाइज़र से मदद करें, धीरे धीरे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को समझने की कोशिश करें। और जब आपको कुछ कॉन्फिडेंस आ जाए, जब आपको एक्सपीरियंस आ जाए, जब आपको इन्वेस्टमेंट की समझ आ जाए और आप बेसिक्स को समझ पाएँ इन्वेस्टमेंट की, तो फिर प्लान करें आप खुद के बेसिस पर म्यूचुअल फंड्स को समझने की और उनमें इन्वेस्टमेंट करने की। यहाँ पर उन्होंने अपनी आगे बात करते हुए ये भी ऐड किया है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करे कोई भी न्यू इन्वेस्टर तो उसको कुछ पॉइंटर्स का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, उसको अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू ही डिसाइड करना चाहिए। उनको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उनके किस तरह के फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, क्या उनके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं और क्या उनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, और उन्हीं के बेसिस पर उनको ये तैयारी करना चाहिए कि किस तरीके से उनको शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना है और लॉन्ग टर्म गोल्स को भी उन्हें अचीव करना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से अपनी ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की आप प्लानिंग कर सकते हैं तो मेरा आप ये वीडियो ज़रूर देखें, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों आगे उन्होंने एक एग्जाम्पल को कोट किया है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए आपकी करंट वैल्यू जो है फ्यूचर गोल की वो 10 लाख रुपए है और आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो 6% से आपका यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी 20 साल के बाद लगभग 33,10,000 रुपये की। मीन्स आपको यहाँ पर हर महीने 3,400 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 20 साल के लिए, जहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि आपको 12% का एनुअलाइज रिटर्न क्यूमुलेटिव यहाँ पर मिल रहा है। दोस्तों जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दो चीज़ें हमेशा समझनी पड़ेगी, पहली रिस्क एपिटाइट को और सेकंड आपको इन्फ्लेशन को। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को समझ गए तो आप इजीली अपने शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि क्या होता है इन्फ्लेशन और किस तरह से रिस्क एपिटाइट को आप समझना चाहते हैं तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बार बार और लगातार लाता रहूँ। थैंक यू।